नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। क्रिटिकल रीजनिंग की हमने 3 क्लासें ली हैं, जिसमें हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन की 2 क्लासें और स्टेटमेंट कंक्लूजन की 1 क्लास ली है। आज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और अजम्पशन के हम मिलकर पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप पुरानी क्लासें देख के आए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं वीडियो रोककर। मैं तो सीधा स्टार्ट ही करता हूँ। द स्टडी वॉज प्लान फॉर 35 cities, exactly one from each state and each union territory of the country. However, the study, which took several years to complete, covered 36 cities between period of commissioning of study and start of data collection. तो बेसिकली 35 शहर थे स्टार्टिंग में जब स्टडी शुरू हुई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बिटवीन द पीरियड ऑफ कमिश्निंग ऑफ स्टडी एंड द स्टार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, और बाद में 36 हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ होगा कि या तो कोई मतलब एक शहर बढ़ गया ना टेक्निकली। अब ये कंक्लूजन पूछ रहा है, व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? अ न्यू स्टेट वाज फॉर्म्ड दैट इज कोइंसाइडेड विद द पीरियड इन विच डेटा कलेक्शन वाज डन। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, देखो, एक तो पीरियड ऑफ कमिश्निंग है, पीरियड ऑफ कमिश्निंग, दूसरा है स्टार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। तो इन दोनों के बीच में ही पक्का एक शहर बड़ा है। अब ये क्या बोल रहा है कि कोइंसाइडेड विद द पीरियड ऑफ डेटा कलेक्शन वाज डन, तो यहां पर बना है ऐसा वो कह रहा। तो जरूरी नहीं है सही हो, सही, क्योंकि वो तो बीच में होना चाहिए कहीं, तभी वो आएगा। अगला देखो, अ न्यू स्टेट दैट वाज कोइंसाइडेड विद द पीरियड आफ्टर द स्टडी वाज कमीशन्ड वाज फॉर्म्ड। तो स्टडी जो है वो उसके बाद, सही है, आफ्टर द स्टडी कमीशन, इसके बाद यहां बना है। तो ठीक है, ये तो ठीक ही लग रहा है फिलहाल, तो ये हो सकता है आंसर। अगला देखें, अ न्यू स्टेट वाज फॉर्म्ड दैट कोइंसाइडेड विद द पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द पीरियड इन विच स्टडी वाज कमीशन। तो इससे पहले तो जरूरी नहीं है हो, सही, क्योंकि फिर तो वो आ ही जाता। तो ये भी गया। द न्यू स्टेट वाज फॉर्म्ड दैट कोइंसाइडेड विद द पीरियड बिटवीन द पीरियड ऑफ कमिश्निंग ऑफ स्टडी एंड द स्टार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। इसने कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बता दिया, इसने कहा बिल्कुल बीच में। अब यहाँ पर क्या है, ये फोर्थ भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। ठीक, अभी आपको इतना कंफ्यूज कर देगा ना कि आप ये सोचते रहोगे कि फोर्थ होगा या सेकंड होगा, और इसका सही आंसर जो है वो नन ऑफ दीज। अब आप कहोगे नन ऑफ दीज कैसे हो गया? क्योंकि एक स्टेट तो बना ही होगा ना, तभी तो 36 सिटीज हुए, क्योंकि हर स्टेट से एक शहर लेना है। पर आप खुद सोचो, क्या वो यूनियन टेरिटरी से नहीं ले सकता एक शहर? तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई यूटी बन गई, सही, तो या तो यूटी बनी होगी या स्टेट बना होगा। तो आप क्लियरली कैसे कह सकते हो कि स्टेट ही बना होगा? तो इस सवाल में, अब जैसे ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और इस सवाल में मैक्सिमम लोग इसी बात में कंफ्यूज हो गए होंगे कि वो पीसी और एचडी के बीच में होना चाहिए। बहुत ही कम लोग को ये ध्यान आया होगा कि यूटी भी तो हो सकती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। ये ध्यान रखना, इसमें सबने स्टेट की बात करी गई है, यूटी की बात नहीं करी गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। फ्रॉम 2016 टू 17 द अर्निंग ऑफ वुमेन इज इंक्रीज्ड फास्टर देन मैन। तो अर्निंग ऑफ वुमेन बढ़ी है फास्टर देन मैन, बट द पैटर्न चेंज्ड आफ्टर कोविड एक्सपेंडिंग द पे गैप। तो पहले क्या हो रहा था, 16 से 17 जो वुमेन की अर्निंग है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी मैन के कंपैरिजन में। पर कोविड के बाद क्या हुआ, ये सारा पैटर्न चेंज हो गया, और कोविड-19 आया उसके बाद सारा पैटर्न चेंज हो गया। वुमेन वेजेस हैव ग्रोन लेस स्लोली देन मैन। तो वुमेन की जो वेज है अब वो बढ़ रही है, लेकिन मैन की वेजेस से कम बढ़ी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पे गैप बढ़ा है। बिकॉज वो जो पे गैप क्या है, मैन पहले ही आ गए, अब उनकी सैलरी और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो पे गैप बढ़ता जा रहा है। कंक्लूजन पूछ रहा है, the hiring team must adopt welcoming mentality and prioritize shortlisting of more women for leadership position and entry level employment। ये कंक्लूजन नहीं है, ये बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन है। क्या करना चाहिए इस स्थिति को सुधारने के लिए, सही है? तो ये वो है कोर्स ऑफ एक्शन। कंक्लूजन ये है कि ये कुछ ऐसा बताया जाए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से बढ़ रहा है, सही है? क्या है ऐसा रीजन, तो वो कंक्लूजन होता है। ठीक, ये नहीं कि आपको उसमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट कर दो। अगला देखो, बिकॉज द वायरस सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ अनपेड केयर विच इज कैरिड बाय वुमेन, द कोविड पेंडेमिक हैज ग्रेटर इफेक्ट्स ऑन वुमेन। तो ये कह क्या रहा कि वायरस ने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करे हैं कॉस्ट ऑफ अनपेड केयर। अनपेड केयर मतलब वुमेन केयरिंग कर रही है पर उसके पैसे नहीं मिल रहे। अब सोचो,
वुमेन काम तो कर रही है पर उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पे गैप होगा वो तो बढ़ ही जाएगा, बिकॉज ज्यादा वुमेन केयरिंग में लग गई। द कोविड पेंडेमिक हैज ग्रेटर इफेक्ट ऑन वुमेन। अब देखो खुद सोचो आप, तो क्या ये इसका कंक्लूजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, यही इसका कंक्लूजन। कोविड पेंडेमिक का ग्रेटर इफेक्ट पड़ा है वुमेन में, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी सैलरी, पहले जो उनकी सैलरी है वो काफी तेजी से बढ़ी थी, अब क्या हो गया कि उनकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब उन पर ग्रेटर इफेक्ट तो आया है, पर वो आया किसकी वजह से? अनपेड केयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली टू इज करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट कन्वर्टेड। अब ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में आते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ये सवाल है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि पूरा आर्टिकल से उठा के वो डाल देते हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट यूजिंग कुकिंग ऑयल into something more useful. The country's apex food regulator FSSAI, in association with Biodiesel Association of India, has recently flagged off RUCO project, repurpose used of cooking oil. RUCO is the project that plans to convert vegetable oil, animal fats, restaurant grease that has already been used in cooking into biodiesel for running diesel vehicle or indeed in the equipment that uses diesel. ठीक हो गया? तो रूको प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, वो जो बचा हुआ वेजिटेबल ऑयल है ना, इसको वो लोग यूज करते हैं किसमें? वो उसको यूज करते हैं फ्यूल, एज अ फ्यूल। ठीक, अब देखो, अब इसका क्या रीजन है? क्या वो पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो आगे लिखा है। गिवन दैट एक्सपेंसिव वेजिटेबल ऑयल, एक्सपेंसिव पे ध्यान देना, make up a big chunk of Indian household budget. It is common practice to reheat cooking oil and reuse oil, but this poses serious health hazard. Reuse changes the physical and nutritional property of the oil, leading to variety of health related problems for hypertension and upset stomach. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, जो आपने रीयूज्ड किया ना ऑयल, वो बेसिकली हेल्थ प्रॉब्लम्स को लीड करता है ना, ये कह रहा। तो इशू मेनली क्या समझ में आया कि सरकार ने जो रूको प्रोजेक्ट चलाया है उसका मेन कारण ये है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम। अब देखो कंक्लूजन, द यूज ऑफ बायोडीजल मेड बाय कन्वर्टिंग द यूज्ड वेजिटेबल ऑयल फॉर रनिंग व्हीकल इक्विपमेंट वुड रिजल्ट इन लोअर लेवल ऑफ एमिशन। एमिशन की तो बात ही नहीं हुई, कोई लेना देना ही नहीं था पॉल्यूशन का। पीपल रीयूज वेजिटेबल ऑयल वाइल कुकिंग टू सेव कॉस्ट, यस दैट इज द थिंग। ऐसा करते हैं लोग, तभी तो लिखा है एक्सपेंसिव। तो उसका रीजन क्या होगा? ये हो सकता है उसका रीजन। इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली 3। ध्यान रखें, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में इतना बड़ा है पर है बहुत। और ये पता कैसे लगा कि पीपल रीयूज, वाई? बिकॉज ये एक्सपेंसिव, तो दैट्स वाई दे आर यूजिंग इट। वो अपनी हेल्थ की नहीं सोच रहे, बिकॉज कुकिंग ऑयल एक्सपेंसिव है, एक सिग्निफिकेंट चंक है उनके हाउस होल्ड बजट का, इसीलिए वो अपनी हेल्थ की नहीं। आगे बढ़ते हैं। Reform is beginning to creep in Saudi society by giving more freedom to women and by letting Saudi citizens to have exposure to various culture of other parts of the world. दो चीजें, एक तो फ्रीडम दी जा रही है वुमेन को, ये रिफॉर्म है। तो रिफॉर्म इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख सकता हूं, रिफॉर्म इज इक्वल टू वुमेन फ्रीडम, दूसरा एक्सपोजर टू अदर कल्चर, एक्सपोजर टू अदर कल्चर। अच्छा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट लिफ्टिंग द बैन ऑन वुमेन ड्राइवर्स और ओपनिंग अ सिनेमा हॉल। तो उन्होंने दो काम किए, एक तो वुमेन ड्राइवर्स पे बैन हटा दिया, दूसरा उन्होंने ये काम किया कि सिनेमा हॉल खोल दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लिसिट इन द अबव स्टेटमेंट। अब ये लिखा है ना, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अजम्पशन पूछ रहा है। बहुत सारे लोग को यही समझ में नहीं आता कि वो पूछ क्या रहा। अजम्पशन की कंक्लूजन, नॉट इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि ऐसा क्या है जो इसमें छुपा नहीं है, और इम्प्लिसिट हमेशा अजम्पशन होते हैं, ये तो हमने पढ़ाई है, ठीक है। तो ये अजम्पशंस पूछ रहा है। अच्छा, ये पूछ क्या रहा? नॉट अजम्पशन, यानी इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं। नॉट अलाउिंग वुमेन टू ड्राइव इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। भाई नहीं होगा ना, अच्छा तभी तो वो रिफॉर्म कर रहे हैं और इसमें वुमेन को बोल रहे हैं ड्राइव करो, तो ये तो ठीक ही लगता है। सिनेमा इज नॉट बैड फॉर सोसाइटी, ये नहीं बोल रहा कि गुड है, बैड नहीं है, इसीलिए जब भी रिफॉर्म कर रहे हैं तो सिनेमा हॉल्स खोल रहे हैं, तो ये भी ठीक ही होगा। मेजर्स सच एज लिफ्टिंग द बैन ऑन वुमेन ड्राइवर एंड ओपनिंग सिनेमा हॉल वुड हेल्प इन रिफॉर्मिंग सोसाइटीज, यस दैट्स व्हाई दे हैव टेकन दैट, तो ये भी ठीक लग रहा। वुमेन
फ्रीडम ऑफ वुमेन इज नेसेसरी टू रिफॉर्म द सोसाइटी। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि ऊपर उसने लिखा ही है गिविंग मोर फ्रीडम टू द वुमेन। अब फोर्थ तक हमने कर लिया, अब बचा फिफ्थ वाला, ये सीधा ही आंसर हो गया। अच्छा वो है भी कैसे? एंटरटेनमेंट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द रिफॉर्म सोसाइटी। अब कई लोग कहेंगे हाँ यार तभी तो सिनेमा हॉल खोले ना, पर आप ये खुद सोचो कि सिनेमा हॉल का लेना देना इंटरटेनमेंट से है, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, पर ये भी तो हो सकता है ना कि इंटरटेनमेंट के और भी सोर्सेस हो और वो पुरानी सोसाइटी में हो, वो सिनेमा हॉल नहीं है, कुछ और सोर्स भी तो हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्स। इंटरटेनमेंट इज एन इसेंशियल, ये जो इसेंशियल है ये यहाँ पर गड़बड़ है। सही, और क्या गड़बड़ है? रिफॉर्म्ड सोसाइटी। भाई क्या पता वो पुरानी सोसाइटी का भी हो, तो ये जो अजम्पशन है कि रिफॉर्म्ड सोसाइटी का इसेंशियल पार्ट है, ये गलत है। तो दो रीजन से सिनेमा खोल सकते हैं, या तो सिनेमा इसलिए खुल रहा है बिकॉज दे आर गेटिंग द एक्सपोजर, एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में वो ठीक ही है, सिनेमा बैड नहीं है सोसाइटी के लिए इसलिए खोल ले रहे हैं। दूसरा ये कि रिफॉर्म सोसाइटी में इंटरटेनमेंट इसेंशियल है, ये कहीं से नहीं पता लग रहा, ये जरूरी नहीं, बिकॉज सिनेमा खोलने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, अकेले इंटरटेनमेंट नहीं है, बिकॉज इंटरटेनमेंट तो और भी अन्य तरीकों से किया जा सकता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये फिफ्थ इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस वुड अलाउ द लीडर ऑफ प्रोटेस्टर टू गिव अ साइंड प्रोटेस्ट नोट at the gate of an embassy. Flags are permitted to burn, but the men in uniform are harsh with anyone who tries to set ablaze the Indian tricolor. तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि आप बाकी देशों के फ्लैग तो जला सकते हो, लेकिन अगर आपने इंडिया का फ्लैग जलाया तो फिर आपके प्रति जो मैन इन यूनिफॉर्म है यानी कि पुलिस, वो हार्श हो जाएगी। तो अब पहला कंक्लूजन क्या है? द एम्बेसीज आर ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड आर इन इंडिया। यस दैट इज द केस, बिकॉज आप फ्लैग तो जला सकते हो पर इंडिया का नहीं जला सकते, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बात इंडिया की हो रही होगी, बिकॉज इंडिया में फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आप फ्लैग नहीं जला सकते इंडिया का, इसीलिए वो हार्श हो रहे। तो ये हो गया पहला, ये लग रहा है। तो ये आगे देखो, दोज हु वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉरेन कंट्री डू नॉट बर्न इंडियन फ्लैग्स। ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं जला रहे होते तो ये पुलिस हार्श किसके प्रति हो रही? ये गलत हो गया। अगला, बर्निंग फ्लैग्स ऑफ फॉरेन कंट्री इज नॉट एन ऑफेंस। हाँ वो तो दिख ही रहा है बिकॉज परमिटेड, तो ये वाला सही है, ये दोनों ठीक है। अब यहां पर 1 और 3 तो ठीक है, तो मैं क्या क्या काट सकता हूं देखो, और 2 गलत है तो ये कट गया, ये हो सकता है, ये भी कट गया, सही है, ये भी कट गया क्योंकि सेकंड गलत है। अब ये दोनों हो सकते हैं 1 और 3। एम्बेसीज आर ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड आर इन इंडिया। यस दैट कैन बी केस, क्योंकि बिकॉज द फ्लैग इंडिया का नहीं जलने दे रहा, बाकी किसी देश में क्या होगा, उनके देश का फ्लैग नहीं जलने देंगे, हमारे देश का तो जलने देंगे। तो एक नॉर्मली लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट वाला भी ठीक है। उसका सही आंसर क्या है? 2। बहुत ही क्लोज है ये। आप में से कई लोग को ये लग रहा होगा यार ये पहला वाला हम श्योरली थोड़ी बता सकते हैं, नहीं बिल्कुल बताया जा सकता है, बिकॉज वो इंडिया का फ्लैग नहीं जलने दे रहा, ये आप ध्यान दो, और उन मतलब जला रहे हैं जो लोग उनके प्रति हार्श हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही कॉमन थिंकिंग है यार ये इंडिया में ही हो रहा होगा, अगर बाहर होता तो इंडियन फ्लैग क्या हो जाता? फॉरेन फ्लैग हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जेक्टेड 2 ऑफ इट्स जज गोइंग टू द प्रेस एंड मेकिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट वर्क अलॉटेड टू देम एंड व्यूड दिस एक्ट ऑफ 2 जजेस एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है भाई, तो 2 जज प्रेस में चले गए और उन्होंने उनको जो गवर्नमेंट वर्क दिया उसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट देख रहा है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लिसिट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अजम्पशन नहीं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड टेक प्रायर परमिशन बिफोर गोइंग टू मीडिया। परमिशन की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक? ऐसा तो नहीं लगता कि परमिशन की बात है, तो ये अभी इसको थोड़ा डालते हैं, ये हो सकता है आंसर, बिकॉज हमें नॉट निकालना है। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट सपोज्ड टू गो टू मीडिया टू मेक स्टेटमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट वर्क अलॉटेड टू देम। यस नॉट सपोज ना, ये तो ठीक ही है। द गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू अलॉट वर्क टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाँ तभी तो गवर्नमेंट वर्क कर रहे होंगे, ये भी लगता है, हो सकता है। द जजेस, अच्छा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यार वो सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको किया हो, गवर्नमेंट ने ना करा हो, पर आप खुद सोचो जो गवर्नमेंट वर्क होगा वो तो गवर्नमेंट का ही होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। जुडिशरी कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ स्टेट। तो जुडिशरी के भी 2 हिस्से होते हैं एक्चुअली, एक तो जब जजेस डिसीजन देते हैं तो वो जुडिशरी का हिस्सा होते हैं, जब जजेस नॉर्मल काम करते हैं तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, तो ये ध्यान रखना।
द गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी, ये तो हो गई, और बेसिक एजम्पशन है, ये पता भी ना हो तब भी आप ये बता सकते हो। द टू जजेस आर नॉट अवेयर ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट टू मीडिया रिगार्डिंग द गवर्नमेंट वर्क अलॉटेड टू देम मे बी viewed as contempt of court। तो दो जजेस को पता ही नहीं था ये बात कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, अब या तो फोर्थ हो सकता है या वन हो सकता है। देखो फोर्थ भी जरूरी नहीं है सही हो, क्योंकि हो सकता है वो जज अवेयर हो, ये भी तो हो सकता है ना, और वो जान के गए हो, ये भी हो सकता है। दोनों बातें सही है इसमें, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली हुआ था कि हाँ ये एक्चुअली हुआ था, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस चले गए थे। तो जब ये क्वेश्चन आया ना तो ये उस समय करंट से उठाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, वन है। क्यों? बिकॉज परमिशन की तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि क्या उनसे परमिशन लेके आप बाहर जा सकते हो क्या, इसकी बात ही नहीं हुई है। तो अगर इन दोनों में से मुझे कोई चुनना है तो मैं फर्स्ट ही चुनूंगा, बिकॉज फर्स्ट का कोई लेना देना नहीं, परमिशन की कोई बात ही नहीं हुई। क्या पता ऐसा हो कि परमिशन लेके भी ना जाया जा सके, क्या पता उसकी परमिशन ही ना मिलती हो, और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसकी परमिशन ही ना मिलती हो। आपको कैसे पता कि उसकी परमिशन लेनी है पहले? तो परमिशन की कहीं बात नहीं हुई है, इसीलिए पहला वाला नॉट इम्प्लिसिट। आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि यार नहीं मुझे ये आंसर सही नहीं लग रहा है। देखिए क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसा ही होता है, जो आंसर दिया है सही है उस आंसर को आपको मानना है, बिकॉज आपको सबसे पहले ये सोचना है यार मैं कहाँ गलत सोच रहा हूँ, आई हैव टू अलाइन विद द आंसर। ये कुछ ऐसा है कि जैसे रिवर फ्लो कर रही है एंड आई हैव टू अलाइन विद द रिवर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्या सोचते हैं कि पहले मैं कॉज ढूंढूं और उसके बाद मैं आंसर तक पहुंचूं, पर हर बार ऐसा नहीं। जैसे लेट मी गिव यू द एग्जांपल, जैसे धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये हमने पहले देख लिया, उसके बाद हमने पूरे नियम बनाए। हाँ तो कई बार ऐसा होता है कि हमको पहले इफेक्ट दिखता है, उसके बाद हम कॉज निकालते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग भी ऐसा ही, आपको अगर आपका कॉज गलत आ रहा है तो अब आपको सही कॉज नहीं दिखेगा, तो आप क्या करो, जो आंसर सॉल्यूशन दिया ना अपने दिमाग में उससे अलाइन होने की कोशिश करो। एक बार आप अलाइन हो जाओगे परफेक्टली तो आप वैसा ही सोच पाओगे जैसा ऑथर सोच रहा है, और आइडियली यहाँ पर सोचना वैसा ही है जैसा ऑथर सोच रहा है। और ये थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि आप वैसा ही सोचो जैसा एग्जामिनर सोच रहा है, आप वैसा ही सोचो जैसा ऑथर सोच रहा है। तो वो क्या होता है, इसका एक नियम है जो मैंने बनाया, और इससे बहुत बढ़िया ये काम होता है कि आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए अपने ईगो को साइड करो, अपने को साइड कर लो, और अच्छा ये थर्ड आंसर है, मुझे फर्स्ट लग रहा था, अच्छा थर्ड में क्या एक्स्ट्रा है जो मैं नहीं सोच पाया, इस पर फोकस करना है। इंस्टेड ऑफ दैट जो जनरली लोग करते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं, ऐसा क्वेश्चन होता तो ये हो जाता। नो, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ गोइंग। समझ गए होंगे आप। अब देखिए मेरा काम, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बताता हूँ बिकॉज मेरा काम आपकी जिंदगी आसान बनाना। आपकी जिंदगी तभी आसान हो पाएगी जब आप मेरी बातें मानिए, क्योंकि मेरी आसान है, सही है? मेरी आसान है, मेरे लिए ही काम किया इसलिए आपके लिए भी काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस इशूड $1 स्टैम्प टू ऑनर महात्मा गांधी एफर्ट टू प्रमोट नॉन वायलेंस। October 2nd, the birth date of Mahatma Gandhi has been designated as International Day of Non-Violence। ठीक हो गया। Conclusion, countries worldwide recognize the principle of non-violence। हाँ भाई तभी तो यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, तो ये करते ही होंगे, गलत है। आप श्योर कैसे हो कि सारे कंट्री रिकॉग्नाइज ही करते होंगे? यूनाइटेड नेशंस जो काम करता है जरूरी थोड़ी है वो सारे कंट्री ही रिकॉग्नाइज करें। कहने का मतलब है, लेट मी गिव यू एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस तो कह रहा है कि इजराइल हमास की वॉर तुरंत रुक जानी चाहिए, पर क्या उनके कहने से रुकी? हाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो कह रहे हैं रशिया यूक्रेन की वॉर ही तुरंत रुक जानी चाहिए, तो रुक रही है। तो कंट्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ये आप श्योरली नहीं कह सकते। अगला बढ़ते हैं, द यूनाइटेड नेशंस हैज एस्टैब्लिश्ड October 2nd एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये भी गलत। आपको कैसे पता कि यूनाइटेड नेशंस ने October 2 को ये दिन डेजिग्नेट किया है कि वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है? भाई क्या पता कोई और संस्था हो जिसने कर दिया हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी ठीक है, ये भी गलत है। द यूनाइटेड नेशन इनकरेज, अभी वर्ड देखो आप, इनकरेज एवरी कंट्री टू अडॉप्ट नॉन वायलेंस पॉलिसी। यहाँ तभी वो डे मना रहा है, वर्ड को देखो, इनकरेज कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि आप बना ही लो, वो इनकरेज कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है थर्ड। थर्ड दिख रहा है यहाँ फिफ्थ। धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कंपनी जेड इज प्लानिंग टू इंस्टॉल स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एट द ऑफिस कंपाउंड इन एन अटेम्प्ट टू कीप इट्स एम्प्लॉय फिट। ठीक है, कंपनी जेड एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम खोल रही है, ठीक है, ताकि अपने ऑफिस कंपाउंड में, ताकि उनके एम्प्लॉयज फिट रह सकें। अजम्पशंस, द जिम कैन कीप एम्प्लॉय फिट, तभी खोल रही होगी जिम, वरना फिट रखने के लिए कुछ और भी खोल सकती थी। तो कैन, ये वर्ड को देखो आप, कैन कीप द एम्प्लॉय फिट, ये हो गया।
देयर इज नो जिम इन द ऑफिस टिल नाउ, हो सकता है कि अभी तक कोई ना हो तभी खुल रही हो, ठीक है। द एम्प्लॉय विल यूटिलाइज द जिम फैसिलिटी इन द ऑफिस, अब ये एम्प्लॉय यूटिलाइज करेंगे, ये कंपनी का अजम्पशन तो हो गई, कंपनी तो ये मान ही रही है, तो ये भी तीनों लग रहे हैं अभी तो। अब थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। द जिम कैन कीप एम्प्लॉय फिट, हाँ तभी वो खोल रही होगी, ये तो ठीक ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। द एम्प्लॉय विल यूटिलाइज द जिम, हाँ कंपनी वाले तो यही मान रहे होंगे कि वो यूटिलाइज करेंगे तभी वो फिट होंगे। देयर इज नो जिम इन द ऑफिस, भाई जिम हो सकती है ना ऑफिस में, ये वाली जिम क्या पता स्टेट ऑफ द आर्ट जिम हो, इससे पहले वाली जिम ऐसी हो जो स्टेट ऑफ द आर्ट ना हो, तो ये हो सकता है कि जिम हो पर वो जिम स्टेट ऑफ द आर्ट ना हो, तो ये वाला जो सेकंड वाला है ये गलत है, ये हम श्योरली नहीं कह सकते। देयर मे बी अ जिम, देयर मे नॉट बी जिम, आंसर क्या होगा भाई, ये टफ है, इतना इजी नहीं है, एग्जाम में आप ऑल ऑफ द अबव लगा के आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम 2 वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन। अब ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत ही टफ होते हैं, बिकॉज तीन तीन कंक्लूजन, आप देखो एक ही आपको स्टेटमेंट दे रखा है लेकिन तीन कंक्लूजन दे रखे हैं। अब ये इसको सोचना और इसको सही करना इज अ वेरी वेरी टफ थिंग। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द नोबेल प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड इन द मेडिसिन, तो ये बोल रहा है ये पहली बार नहीं है, हाँ पहली बार नहीं होगा तभी तो इस बार क्या है, फर्स्ट टाइम 2 वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड। अब देखो पूरा ओपन एंडेड है, कई लोग आप में से ऐसा सोचेंगे क्यों, क्या पता पहली बार ही और पहली बार में ही 2 वुमेन को मिल गए हो ये। अब यहाँ पर जब ये सवाल इतना ओपन एंडेड है ना, तो आपको ये देखना है कि अगर मैं इसको गलत कर दूं, ये सोच के मैं इसको गलत कर दूं कि हो सकता है पहली बार में ही 2 वुमेन को मिल गए हो, तो ये गलत कर दिया मैंने। वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है, ये भी गया। अर्लियर वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन, अगर मैंने यहां माना है कि नोबेल प्राइज जरूरी नहीं मिला है तो नीचे भी मैं इसको काट दूंगा। अब बताओ नन फॉलोज आंसर है कहीं, ऑप्शन ही नहीं है वो तो यही है, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। इसका मतलब एग्जामिनर आपको चीख चीख के बता रहा है कि नहीं इसमें से कुछ सही है, तो इसका मतलब देयर इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब पहले जरूर ऐसा हुआ होगा कि नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला होगा और उस समय वुमेन को नहीं मिला होगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 2 वुमेन को एक साथ मिला हो, तभी तो ये बोल रहा है देयर इज फर्स्ट टाइम 2 वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड, तो ये सही है, मेडिसिन में तो मिला ही। अर्लियर वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड, पहले भी वुमेन को मिला है, इसीलिए तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा दिस इज फर्स्ट टाइम वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, यहाँ लिखा है 2 वुमेन एक साथ, तो ये भी हुआ होगा, तो आंसर क्या है 1 और 3, ऐसा ऑप्शन है 3। हाँ अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस ने गाइड किया, वरना हम ये भी सोच सकते थे कि नन ऑफ दी अब होगा, पर ऑप्शंस ने हमें कंपेल किया कि आप आंसर 1 और 3 लाओ, और ये वन लाइनर स्टेटमेंट में जरूर होगा, तो ऑलवेज ओपन, डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल। आगे बढ़ते हैं। The Indian Space Research Organization has launched various satellites to launch India's regional navigation system, NAVIC, which makes India independent in the field of navigation. तो navigation का system है, ठीक। The United States invented GPS navigation. United States ने GPS खोजा है। So this GPS method has been used by India and most of the countries around the world. तो भारत भी ये यूज करता है, बाकी देश भी ये यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन, तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स नेविगेशन सिस्टम, हाँ ये तो है ही, उन्होंने लॉन्च करी है सैटेलाइट, एक बार वो सैटेलाइट सारी बन गई तो इंडिया फिर अपना नेविगेशन सिस्टम प्लान कर ही रहा होगा, पहला वाला तो ठीक है। यूएस इज पाइनियर, पाइनियर मतलब क्या होता है, जो स्टार्ट करता है। अब आप खुद सोचो जिसने इन्वेंट करा है वो तो पाइनियर होगा ही होगा, तो ये भी ठीक लग रहा है। इंडिया विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री फॉर नेविगेशन सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंडिया विल बी, अब जब नाविक आ जाएगा तो हम क्यों डिपेंडेंट होंगे, तो ये तो गया, तो सही नहीं, तो जहां जहां थर्ड है वो काट दो पहले, ये गया ये गया, अब इतने सही हो सकते हैं। अब इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स नेविगेशन सिस्टम, द यूएस इज पाइनियर, यूएस पाइनियर है, ये भी ठीक है, तो सेकंड वाला ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये अब ये दोनों हो सकते हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स नेविगेशन सिस्टम, वो तो इंडिया कर ही रहा है, तो सही आंसर क्या है 4। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं कई बार क्या होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर आ जाता है, तो आपको हमेशा ऐसा सोचना है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये फर्स्ट वाला देखने की जरूरत ही ना पड़े। अब आप खुद सोचो कि लास्ट में अगर नन ऑफ दीज लिखा होता तो आंसर 4th हो गया होता ऑटोमेटिक, सही है। तो हाँ ये आप जरूर करें एक्सरसाइज, इससे क्या होता है मैं डिसीजन तभी ले रहा हूं जब मैंडेटरी हो जा रहा है, वरना डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। अलाइन विद द एग्जामिनर, अलाइन विद द ऑप्शंस, दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, एग्जाम में कई लोग इसको छोड़ देंगे,
पर ये होगा बहुत आसान। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो हमेशा आसान होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि जब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप सही कंक्लूजन या सही अजम्पशन पकड़ पाओ। पर अगर आपको इंफॉर्मेशन ही वन लाइनर मिलेगी तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो जब भी बड़ा पैसेज हो उसको तो करने की कोशिश करें ही। Since July 2022, the rupee has been oscillating between 79 to 80, protected by RBA. The difference between dollar and rupee increasing alarmingly. If RBI allows appreciation of rupee, it would remove the competitive edge of the currency. ठीक है, तो RBI क्या चाहता है कि रूपी का appreciation ना हो। However, the dollar index has been rising as Euro, GBP, JPY fell to their near 20 years low. ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको डॉलर इंडेक्स का ही कुछ पता नहीं है ना तो ये सवाल करना मुश्किल हो जाएगा, और ये सीधा पेपर से उठाया होगा। डॉलर इंडेक्स जब जब बढ़ेगा तो डॉलर मजबूत होगा, और बाकी करेंसी डॉलर के रिस्पेक्ट में ही होती है वो सब कमजोर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो यूरो, जीबीपी, ठीक है, जेपीवाई, इनकी वैल्यू घट रही। यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, पहला 75 बेसिस पॉइंट, और आगे उन्होंने बोला कि हम 75 बेसिस पॉइंट नवंबर में बढ़ाएंगे और 50 बेसिस पॉइंट हम दिसंबर में बढ़ाएंगे। द डॉलर इंडेक्स विच वाज एट 107 रोज टू 111 एज यूरो फेल बिलो पैरिटी टू 0.9। जो डॉलर इंडेक्स जो पहले 107 थी अब 1111.60 पहुंच गई है, और यूरो पैरिटी में 0.98 तक गिर गया। द डॉलर इंडेक्स लुक बुलिश, और ऐसा लगता है कि वो बुलिश है और 112 तक जाएगी। जो भी ऊपर को जाता है उसे बुलिश कहते हैं। एंड मे बी ओवरबॉट मोमेंटरीली, यानी ओवरबॉट पोजीशन में। जब भी कोई चीज ओवरबॉट हो जाती है तो उसका मतलब ये उसे खरीदने वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा हो गए। सही है, तो जब भी कोई चीज ओवरबॉट हो जाती है तो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ समय बाद उसमें करेक्शन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आफ्टर द यूएस फेड अनाउंसमेंट ऑन सितंबर 21 इक्विटी स्टैंड, तो सितंबर 21 को उन्होंने रेट बढ़ाए होंगे 75 बेसिस पॉइंट के। ठीक है, ये देखो। उसके बाद क्या हुआ, इक्विटी गिर गई, एशियन करेंसी गिर गई, और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वो प्रिवेल करने लगा मार्केट में। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्या होता है? रिस्क ऑफ सेंटिमेंट ये होता है कि जब यूएस में इतना बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में क्यों इन्वेस्ट करें, बिकॉज उधर रिस्क ज्यादा है, तो वहां से पैसा उठाओ और अमेरिका में डालो। इसको कहते हैं रिस्क ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? नॉट ट्रू बताना, कितना सिंपल है, एक जो होगा गलत होगा, बाकी सब सही। द डिफरेंशियल हैज बीन पुटिंग प्रेशर ऑन रुपी। डिफरेंशियल मतलब दो लोग का डिफरेंस, और ये किन किन के डिफरेंस की बात करें, डॉलर और रुपी। सही, तो ये प्रेशर डाल ही रहा होगा रुपी में। हाँ, ये बात ठीक है, वो ताकि रुपी नीचे को जाए। द डॉलर वुड रिमेन फर्म इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। डॉलर फर्म ही रहेगा, वो तो दिख ही रहा है, बिकॉज वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है डॉलर मजबूत होता जा रहा है। अंटिल द फेड अनाउंस रेट कट एज द इकोनॉमी। अच्छा, जब तक रेट कट नहीं होगा तब तक डॉलर मजबूती रहेगा। अगर आपने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो भी आपको ये ठीक लगेगा, वरना वहां दिख ही रहा है। सही, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं। द एशियन करेंसीज हैव रिमेन्ड वीक। ठीक है, एशियन करेंसी क्या है, वीक है, वो तो दिख ही रहा है। तो इसने यहाँ बताइए एशियन करेंसी फेल, ये भी ठीक है। द डॉलर इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज यूएस इकोनॉमी इज हेल्थियर देन दोज इन मेनी कंट्रीज। अच्छा, यूएस इकोनॉमी की तो बात नहीं हुई है, आगे देखते हैं। एंड बिकॉज फेडरल रिजर्व आर कीपिंग द इंटरेस्ट रेट। ये इसकी बात हुई है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, इसीलिए डॉलर स्ट्रॉन्ग है, और यूएस की इकोनॉमी भी हेल्थियर होगी, करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और फेड वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, और वो इकोनॉमी झेल ले रही है। असल में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर वही इकोनॉमी उसे झेल पाती है जो स्ट्रांग होती है। अगर इकोनॉमी वीक होगी ना तो इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ेंगे, ये आपको बड़ा ध्यान देना। ठीक, ये बेसिक है, मतलब बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है कि जब भी क्या होता है इन्फ्लेशन कम होता है, ठीक, और इकोनॉमी वीक होती है तो इंटरेस्ट रेट घटाए जाते हैं। जब इन्फ्लेशन हाई होता है इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो मैक्सिमम ये चांस होंगे कि जीडीपी बढ़िया कर रही होगी, इकोनॉमी बढ़िया कर रही होगी, ऐसे टाइम पे इंटरेस्ट बढ़ाए जाते हैं। आरबीआई शुड अलाउ सम एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ये गलत है, बिकॉज यहां हमने पढ़ा था इफ आरबीआई अलाउस एप्रिसिएशन ऑफ रूपी इट वुड रिमूव द कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है, तो ये वाला फिफ्थ वाला गलत है। सही आंसर क्या है, ओनली फिफ्थ, और वो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। अब ये उससे भी बड़ा है, इसको तो पक्का करना है बिकॉज ये बहुत ही आसान होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव्ड अवर वर्ड इन वेज इमेजिनेशन। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग में बढ़िया करने के लिए एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, दूसरा आपका इंटरप्रिटेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। इतने बड़े बड़े पैसेज आप तभी पढ़ पाओगे जब आपकी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होगी, वरना आपको क्या लगेगा इतना बड़ा पैसेज पढ़ने से बढ़िया तो एक पजल ही सॉल्व कर। हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत ही ईजी होगा वो,
इतना ज्यादा डेटा दे रखा है कि तब 3 स्टेटमेंट निकालना कौन सी बड़ी बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ड्रामेटिकली इंप्रूव्ड आवर वर्ल्ड इन वेज अनइमेजिनेबल बट देयर आर मेनी कंसर्न। अच्छा, पॉजिटिव भी बात कर रहा है, नेगेटिव भी। रिगार्डिंग द इम्पैक्ट it can have on employment and credibility of the workforce. Some prediction tells us about the possibility of million of people facing unemployment and in the next decade due to automation and neural network. Neural और network और automation की वजह से काफी लोगों का loss of employment होगा. With enhanced automation and machine learning, we can design, create vehicles that are capable of sensing environment and moving safely with no or little human input. ये तो उसने पॉजिटिविटी दिखाई। सो द डिमांड ऑफ प्रोफेशनल लाइक कार ड्राइवर्स वुड रैपिडली ड्रॉप डाउन, ये उसने निगेटिविटी दिखा दी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई इनेबल्ड डिवाइसेस अटैच्ड टू पेशेंट बॉडी, डॉक्टर कैन मॉनिटर पेशेंट हेल्थ एट रेगुलर इंटरवल्स, पॉजिटिविटी, thus enabling them to make necessary decision regarding the patient health, a positive, thus there would be no need for nurse, negativity कि unemployment होगा। It is expected that automation will increase 12% in 2024. Previously, for testing any software code, we need human for it, but now there is no human tester as automated testing is performed by AI. As simple as that. तो ये भी हो गया। Online services like Magic Brick, 99 Acre हेल्प कस्टमर टू रीच फॉर देयर प्रॉपर्टी। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके एजेंट होंगे, प्रॉपर्टी एजेंट, उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। द टेक सेवी सेलर वुड इजिली एबल टू रीच कस्टमर विदाउट एनी नीड फॉर एजेंट, यही वाली बात मैं कह रहा था। इन लॉन्ग रन वी वुड विटनेस सर्टेन जॉब्स दैट आर लेस रेलिवेंट एंड फाइनली ऑब्सोलीट। लॉन्ग रन में हम देखेंगे कि कुछ जॉब्स, सर्टेन जॉब्स वो लेस रेलिवेंट हो जाएंगी और फाइनली वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे सिस्टम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, डे टू डे लाइफ में वो हमारा काम आसान करता है, फास्टर करता है, पर वो एक प्रमुख कारण हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो बेसिकली हम देखें तो इसमें पॉजिटिव्स वर्सेस निगेटिव्स की बात करी, और निगेटिव्स में बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉजिटिव्स में ह्यूमन की लाइफ को आसान बना। अब पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज? एआई हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। यस, दैट इज करेक्ट, नेगेटिव है। इन फ्यूचर मेनी प्रोफेशंस विल बी एबॉलिश्ड। यस, ये तो उसने बोला ही ऊपर, सही। एआई मेड ह्यूमन लाइफ अनकंफर्टेबल, ये बिल्कुल गलत है। लाइफ क्या होगी, कंफर्टेबल ही होगी। तो आंसर क्या है, 1 और 2। ये देखो इतना सिंपल है क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, एक बारी में ही पढ़ के काम होगा। कुछ क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं पर होते बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। आपको PYQ करवाने हैं मुझे ज्यादा से ज्यादा पेपर से पहले, तो आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर मेरी कमेंट्री सुने। स्टूडेंट हु स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट एक्स आर रेगुलरली फॉलिंग सिक ड्यू टू मिड डे मील प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। स्कूल एक्स में मिड डे मील प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर, उसकी वजह से स्टूडेंट सिक हो रहे। दिस इशू वाज टेकन अप बाय मीडिया एंड एजुकेशन मिनिस्टर एंड हैज टू फेस लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड जनरल पब्लिक। ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्टर को भी बैकलैश फेस करना पड़ा बिकॉज इशू टेकन अप कर दिया है मीडिया ने। The ministry has now decided to hand over the midday meal to different contractor. तो मिड डे मील उन्होंने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया बिकॉज वो क्या सोच रहे हैं कि सारा इशू कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक, ये ध्यान रख। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लिसिट, तो नॉट अजम्पशन, ये बोल रहा है। द न्यू कॉन्ट्रैक्टर विल प्रोवाइड गुड क्वालिटी फूड, ये तो हो गई, तभी तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर चेंज करा। द स्टूडेंट वुड नो लॉन्गर फॉल सिक ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ मिड डे मील, ये भी हो गई। More student in district X would now prefer to get admitted to government school. अब ये गड़बड़ है, तो ये खाना मिलने के कारण बच्चे नहीं जाते स्कूल। स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको खाना मिलता है, दोनों में डिफरेंस है। मन में एकदम से आता है कि मिड डे मील मिलेगा तो स्कूल जाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। मिड डे मील उनको मिलता है जो स्कूल जाते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है, कॉज है स्कूल जाना और इफेक्ट है मिड डे मील का मिलना, रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना। तो थर्ड इज रॉन्ग, अभी तो ये दिख रहा है। मीडिया विल नॉट रिपोर्ट दिस मैटर, व्हाई दे विल रिपोर्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर भी ठीक हो जाएगा। तो वो इसीलिए तो कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने क्यों कॉन्ट्रैक्टर चेंज करा, ताकि मीडिया रिपोर्ट ना करे, बिकॉज अब कॉन्ट्रैक्टर ठीक है, काम ठीक करेगा, और ठीक काम की रिपोर्टिंग कहाँ करती है, मीडिया। ठीक, द जनरल पब्लिक्स एंगर वुड नाउ सब्सिडाइज, यस दैट इज द थिंग। भाई मिनिस्टर तो यही सोच रहा है, इसीलिए उसने कॉन्ट्रैक्टर को चेंज कर दिया। तो सही आंसर क्या था? ज्यादा इन सवालों में बहुत डीप नहीं सोचना होता,
अब बड़ा डिफरेंस है, कई लोग डीप का मतलब ये समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा सोचेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो काफी इफ एंड बट निकल जाएंगे। आपको धीरे धीरे यही प्रैक्टिस करनी है कि कितना सोचना है, ज्यादा भी नहीं सोचना, कम भी नहीं सोचना, राइट अमाउंट ऑफ सोचना है। ठीक है, वो राइट अमाउंट आप सोचोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। यही पूरी स्किल है कि आप सटीक सोचें, उतना ही सोचें। और वो कब हो पाएगा? जब यू विल अलाइंड विद द आंसर्स, यू विल अलाइंड विद द सॉल्यूशन, यू विल अलाइंड विद द एग्जामिनर एज वेल एज विद द ऑथर। तो ये आपको समझना है। तो राइट सोचना, दैट इज द स्किल। आगे बढ़ते। इन बिहार एलिस्ड माओइस्ट गन डाउन 16 विलेजर्स ओवर द लैंड रोड। ठीक है, तो 16 लोगों को उन्होंने मार दिया। द किल्ड विलेजर्स हैड ऑक्यूपाइड गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट लैंड की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, माओइस्ट हैव नॉट क्लेम्ड द किलिंग। अच्छा, अभी देखते हैं इसको। सम विलेजर्स, पर यहां तो क्लियरली लिखा है सम ऑफ द विलेजर्स इन्वॉल्व इन लैंड रो हैव एस्केप्ड। वी डोंट नो, या तो सारे मार दिए होंगे या कुछ एस्केप कर गए होंगे। तो ये वाला तो गलत है, वी आर नॉट श्योर एक्चुअली। तो वन और थर्ड काट देते हैं। ऑल फॉलो हो नहीं सकता, वन हो नहीं सकता, थर्ड हो नहीं सकता। तो ये वन भी गलत है। अब क्या बचा? सेकेंड, माविस्ट हैव नॉट क्लेम्ड किलिंग्स। अब ये ढूंढना है, ये तो ठीक है। कैसे? ये देखो यहाँ लिखा एलिस्ड माविस्ट, वी आर नॉट श्योर। तो हम श्योर क्यों नहीं है? बिकॉज हमें ये नहीं पता कि माओइस्ट ने मारा है। और ये हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने क्लेम नहीं करा। वो क्लेम ही कर देते तो हम एलिस्ड थोड़ी लिखते, वी विल बी श्योर एट दैट टाइम। ये बिल्कुल सही है सेकंड वाला। तो फिफ्थ, इस बार किससे हो जाता? इस बार ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाता। मुझे ये पता था ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मेरा आंसर आ जाता। मुझे सेकंड देखने की भी आवश्यकता नहीं। कहीं कहीं पर ऑप्शन एलिमिनेशन काम करता है, कहीं कहीं पर उसे ध्यान से पढ़ना काम करता है, कहीं कहीं पर आपकी रीडिंग स्पीड काम करती है। अपने तर्कश में सारे तीर रखें, जो जहां लगे वहां उसको लगाइए। तो जितने ज्यादा ऑप्शन आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाए। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ब्रेथ एनालिसिस टू चेक इफ द ड्राइवर्स आर ड्रंक हैज बीन स्टॉप्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू। तो पक्का ऐसा होता होगा, जब कोई ब्रेथ एनालिसिस करता होगा तो उससे रिस्क होता होगा कि स्वाइन फ्लू फैल सकता है। ठीक है, तो उसको रोक दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट? स्वाइन फ्लू कैन बी पास टू ट्रैफिक पुलिस ओनली। ओनली गलत है। ओनली तो उसने बोला ही नहीं कि केवल यही एक रीजन है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। स्वाइन फ्लू इज फेटल, वी डोंट नो, ये उसने बताया नहीं ऐसा। वी डोंट नो कि वो फेटल है, ये भी गलत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली। द ट्रैफिक पुलिस डू नॉट वांट टू बी इन्फेक्टेड विद स्वाइन फ्लू। हाँ, ये लगता है कि यही कंक्लूजन है, तभी तो उन्होंने क्या करा होगा कि ये पूरी प्रोसेस ही रोक दी, बिकॉज वो चाहते ही नहीं कि उनको स्वाइन फ्लू हो जाए। ये पहली चीज। ड्रंकन ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, फिफ्थ वाला इन्फेरेंस है, आगे पढ़ेंगे हम इन्फेरेंस, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इन्फेरेंस है, ये लग रहा है, बिकॉज तभी तो पुलिस रोक रही है ना, तभी पुलिस चेक कर रही है, तो वो एक ऑफेंस जरूर होगा। क्लियरली नहीं पता लग रहा। इन्फेरेंस और कंक्लूजन में ये डिफरेंस होता है। इन्फेरेंस वो कंक्लूजन होता है जो डेफिनेटली ट्रू होता है। इन्फेरेंस क्या क्या हो सकता है? डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, सही है, और डेफिनेटली फॉल्स। इन्फेरेंस इतने टाइप का होता है, पर कंक्लूजन क्या होता है? डेफिनेटली ट्रू। ये ध्यान रखना। तो पुलिस इन्फेक्ट नहीं होना चाहती स्वाइन फ्लू से, ये सीधा दिख रहा है। ड्रंकन ड्राइविंग इज एन ऑफेंस, ये इन्फेरेंस, ये ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या है? थर्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द सेंटर हैज रिलीज 65 करोड़ by the state to implement the midday meal scheme in the primary and upper primary school in educationally backward areas for current academic years। काफी क्वेश्चन आते हैं इससे मिड डे मील वाले से, क्योंकि पहले ये बड़ा फेमस था, बीच में इसमें कई इशू भी निकले। ठीक है, तो ये इसीलिए सारे वो पेपरों में आए, न्यूज़पेपर में छपा होगा बहुत। तो सेंटर ने एडिशनल 65 करोड़ दिए स्टेट को ताकि वो इंप्लीमेंट करे मिड डे मील की स्कीम। पर किसके लिए? प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, और वो भी कहा? एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज फॉर करंट एकेडमिक ईयर। इतना इसने हमको बताया। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन पूछ रहा है, द मिड डे मील स्कीम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन हाई स्कूल, वी आर नॉट श्योर, वी डोंट नो। पहला तो गलत है। मिड डे मील इनकरेज चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, अभी हमने पीछे पढ़ा था। मिड डे मील का कोई लेना देना नहीं है। अगर मिड डे मील ही इनकरेज करेगा ना बच्चों को स्कूल जाने में, लगता है हमको कि मिड डे मील इनकरेज करता है, पर मिड डे मील एक सुविधा है जो उनको मिलती है जो स्कूल में है। अब जैसे समझो क्लासेस में एसी,
तो क्लासेस में एसी है, ये इस बात के लिए इंकरेज नहीं करता लोगों को कि तुम क्लास में एडमिशन ले लो। क्लास में एडमिशन लेने का मूल कारण क्या है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूँ। एसी कभी मूल कारण नहीं हो सकता। क्या एसी वन ऑफ द रीजन वो हो सकता है? क्या एसी वन ऑफ द रीजन हो सकता है? वी डोंट नो, वी डोंट नो अनटिल एंड अनलेस ऑथर हमें बताए। हमें क्या पता, एसी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो मिड डे मील इनकरेज चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, वी आर नॉट श्योर। बस वो एक एडिशनल सुविधा है। मोर देन 765 करोड़ों को ही देख के काट दिया मैंने, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं टोटल अमाउंट। तो एडिशनल 65 करोड़ इतना पता है, पर टोटल अमाउंट क्या था ये नहीं पता। द सेंटर वांट्स चिल्ड्रन टू अटेंड द स्कूल, यस सेंटर चाहता तो है कि बच्चे जो है वो स्कूल जाए, लेकिन क्या वो कंक्लूजन है? नहीं, ये तो अजम्पशन है। अच्छा, मिड डे मील इनकरेज चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, ये कंक्लूजन गलत है, पर ये अजम्पशन हो सकता है ये अजम्पशन हो जाए। ठीक है, ये दोनों अजम्पशन हो सकते हैं कि चिल्ड्रन सेंटर चाहता है कि बच्चे स्कूल अटेंड करें, और ये भी अजम्पशन होता है। कंक्लूजन इनमें से कोई नहीं। कंक्लूजन बेसिकली क्या होगा कि एजुकेशनल एरियाज में वो मिड डे मील दे रहे हैं, बस इतना, दैट इज द कंक्लूजन। आंसर क्या है? फिफ्थ। जब भी नन ऑफ दिस आंसर होगा ना, वो वन ऑफ द टफेस्ट होगा। ये जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, ये PYQ है, केवल 3% लोगों ने इसका सही आंसर कहा। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस टिक करना इज वेरी वेरी टफ। वो अजम्पशन को कंक्लूजन मान लेते हैं। ये सब अजम्पशन है कि मिड डे मील इनकरेज करेगा, तो इसीलिए वो पैसा दे रहे हैं शायद, ऐसा उनको लग रहा। ये हो सकता है, अजम्पशन है, इम्प्लिसिट छुपा हुआ, हम श्योरली नहीं कह सकते। ऐसी सेंटर वांट्स की चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल, ये भी हम श्योरली नहीं कह सकते। सेंटर इसलिए भी चला रहा हो सकता है बिकॉज ऊपर से ये UN का प्रेशर हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर हो, वी डोंट नो एनीथिंग, तो हम श्योरली कुछ नहीं कह सकते। आंसर क्या है इसका? फिफ्थ। ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ टुडे इन एनी कंपनी स्पेंड एवरेज 2 years in a particular role, after which if अच्छा they are not given an enriched role, they get bored and quit the job। तो 2 साल तक काम करते हैं, वो भी एवरेज है, ये ध्यान रखिएगा। 2 साल तक काम करते हैं, वो भी एवरेज है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद तब काम करते हैं जब उन्हें इनरिच्ड रोल दिया जाता है। अगर वो नहीं दिया जाता तो छोड़ देते हैं। अजम्पशंस क्या है इस बार? अजम्पशंस बताने। स्टार परफॉर्मर्स डू नॉट गेट बोर्ड विद इन 2 years। 2 साल में क्या होता है इसमें हम श्योर नहीं, ये ध्यान रखना। 2 साल में वो छोड़ते नहीं है, इस पे श्योर है। बोर होते हैं कि नहीं होते हमें इसका पता नहीं। तो ये पहला वाला गया। स्टार परफॉर्मेंस क्विट द जॉब वंस दे गेट बोर्ड, हाँ वो तो है ही। देखो, दे गेट बोर्ड एंड क्विट द जॉब, इसके बीच में रिलेशन तो दिख ही रहा है, ये ठीक है। अब यहीं से पता लग गया, अगर 1 गलत है तो ये गया, सेकंड तो ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गलत। अब देखते हैं, अब 2 तो है ही, तो ये नन ऑफ दीज भी गया फिलहाल। स्टार परफॉर्मर्स इन एनी कंपनी इंजॉय इनरिच्ड रोल, इंजॉय वो क्या करते हैं इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई है। तो इसके बारे में बात नहीं है। बोरिंग और इंजॉइंग में बड़ा डिफरेंस है। बोरिंग कोई चीज का ना होना, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज इंजॉय ही कर रहा हो व्यक्ति। कोई चीज मेरे लिए बोरिंग नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे इंजॉय कर रहा हूं, इंजॉय की बात ही नहीं हुई। तो थर्ड भी गलत, तो ये भी गलत। आंसर क्या है? वी श्योरली नो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपका कोई भी डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिख लें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक, या अगली क्लास में मैं वो क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर दूं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट वरी, यू हैव रेमेडी फॉर बर्न्स फ्रॉम डॉक्टर मॉर्फिन लिमिटेड। Bernal, the specialist for burns, have been trusted by Indian household for last 60 years. ठीक, people get worried because there is no remedy for burns। हाँ ये तो ठीक ही लग रहा है, people worried हो जाते हैं अगर रेमेडी ना हो, तो ये तो लिखा ही है कि वरी मत हो, यू हैव द रेमेडी। तो पहला वाला अजम्पशन तो ठीक ही लग रहा है। अगला देखते हैं, इंडियन ट्रस्ट स्पेशलिस्ट, ये हो भी सकता है नहीं भी, बिकॉज इतने स्पेशलिस्ट लिखा है। अब लेकिन यहाँ पे देखते ही पता लग रहा है कि नहीं है, बिकॉज अगर उसने स्पेशलिस्ट लिखा है ना तो उसे ट्रस्ट लिखने की क्या जरूरत थी। अगर कोई स्पेशलिस्ट पे ट्रस्ट होता तो वो सिनोनिम की तरह काम करते। लेट मी गिव यू एग्जांपल, जैसे एप्पल की बात होती है तो एप्पल का मतलब ही क्वालिटी है भाई, एप्पल के साथ क्वालिटी नहीं लिखना पड़ता। एप्पल वाले कभी ये नहीं कहते वी आर गिविंग यू द बेस्ट क्वालिटी, एप्पल का सिनोनिम ही क्वालिटी। वो ये कहेंगे कि प्राइस सस्ता दे रहे हैं, प्राइस महंगा दे रहे हैं, और इस बार हमने कैमरा लगा दिया, ये कर दिया, क्वालिटी नहीं बोलते, बिकॉज क्वालिटी तो उसमें होगी होगी। ये आपको समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट अगर होता ना तो स्पेशलिस्ट ही आता, खाली ट्रस्ट नहीं आता। वो देखते ही पता लग रहा है। तो आगे देखेंगे अभी 60 ईयर्स इज सफिशिएंट टू बी, नहीं है तो 60 ईयर्स, वो तो इस केस में 60 ईयर स्पेशलिस्ट बनने के लिए ऐसा तो कहीं कहा ही नहीं। अब देखो थर्ड वाला गलत है, तो थर्ड तो है ही नहीं ऑप्शन में, लो बढ़िया।
गया, थर्ड तो है ही। इंडियन ट्रस्ट स्पेशलिस्ट, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर क्या होगा? ओनली। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पेशल पोटा कोर्ट हैज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑल 3 persons convicted in the bomb blast case of 2003 in which many people died। अब इसमें आपको कंक्लूजन भी बताना है। इन क्वेश्चंस में अजम्पशंस भी है और कंक्लूजन भी है, तो आपको दो ऑप्शन बताने, पहला जो कंक्लूजन हो और दूसरा जो अजम्पशन। ठीक, ये ध्यान रखना। द स्पेशल पोटा कोर्ट हैज sentenced to death all 3 convicted to bomb blast in case of 2003 where many people have died। कोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ऐसा एक एक्ट था जो टेररिस्ट पे लगता है। अजम्पशंस क्या है? द 3 convicts आर फाउंड गिल्टी, पहला वाला, इनको डेथ सेंटेंस दिया है, तो ये पक्का होगा ना, तो ये अजम्पशन थोड़ी है, ये कंक्लूजन है। भाई उनको सेंटेंस मिला है, उन्हें डेथ सेंटेंस मिला तो गिल्टी हुए होंगे, तो ये कंक्लूजन है इंस्टेड ऑफ अजम्पशन। द कन्विक्ट्स डेटोनेटेड बॉम्ब्स टू किल द पीपल, वी डोंट नो, इसमें हम श्योर नहीं। ये पता है क्या? इन्फेरेंस, ये ध्यान रखना, ये इन्फेरेंस है। वी डोंट नो कि उनका उसमें हाथ था कि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, तो ये इन्फेरेंस है, लग रहा है कि हाँ इनका ही हाथ होगा, तो ये इन्फेरेंस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वी आर नॉट श्योर, पर लग रहा है ऐसा। प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इन्फेरेंस क्या लग रहा है? प्रोबेबली ट्रू, हो सकता है कि इनका हाथ हो। आगे, द कन्विक्ट्स आर नॉट फिट टू लिव इन द सोसाइटी, दैट इज द अजम्पशन, यही अजम्पशन है, तभी उनको क्या कर रहे हैं? डेथ दे। द कन्विक्ट्स वर इंस्टिगेटेड इनटू टेररिस्ट एक्ट बाय, वी डोंट नो, एनिमी कंट्री के द्वारा है कि हमारे द्वारा ही है, कि किसी थॉट के द्वारा है, किसी विचारधारा के द्वारा है, वी डोंट नो, ये गलत, नन ऑफ दिस तो है गलत। तो सही आंसर क्या है? थर्ड। और कंक्लूजन का सही आंसर क्या है? फर्स्ट, ये ध्यान रखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेश सिंह, अच्छा इसमें भी क्या है? कंक्लूजन भी आपको बताना है। डॉक्टर महेश सिंह एश्योर्ड FICCI delegation that he would take every possible action to bring down the food prices। अब इसमें एक अजम्पशन देखते ही पता लग रहा है, मुझे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, कि फूड प्राइसेस को महेश सिंह नीचे ला सकते हैं, यानी पॉसिबल है कि महेश सिंह इसको नीचे ला पाए, तभी वो एश्योरेंस दे रहे हैं, तो ये एक अजम्पशन। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। FICCI इज कंसर्न्ड अबाउट द फूड प्राइसेस। अब ये देखो यहाँ दिख रहा है ना कि वो FICCI जो डेलीगेशन है उसको वो श्योरिटी दे रहे हैं, तो ये वाला जो है पहला वाला, ये इन्फेरेंस हो सकता है कि लग रहा है, तभी तो वो उसे एश्योरेंस दे रहे हैं कि कंसर्न होंगे, बट वी आर नॉट श्योर, प्रोबेबली ट्रू है, तो इसीलिए इन्फेरेंस है। आगे देखो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंक्लूजन, यही कंक्लूजन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डॉक्टर महेश सिंह की, तभी डॉक्टर महेश सिंह एश्योरेंस दे रहे, दैट इज द कंक्लूजन। डॉक्टर महेश सिंह इज अ फूड मिनिस्टर, वी डोंट नो, मे बी ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके अंदर फूड डिपार्टमेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो, फूड डिपार्टमेंट किसी और के अंदर हो, ये भी हो सकता है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग डाउन द फूड प्राइसेस, हम पहले ही कह रहे थे यही अजम्पशन हो। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन मत पढ़ लिया करो, कभी कभी सोचा करो कि अजम्पशन क्या हो सकता है, तो कई बार क्या होगा, वो नीचे मैच कर जाए। ठीक, ये हो गया। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज नॉट डिक्लेयर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ स्टेट एज ड्रॉट हिट टू हेल्प फार्मर टू गेट लोन्स। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पार्ट्स को ड्रॉट हिट नहीं करा ताकि फार्मर्स को लोन मिल जाए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे ही वो ड्रॉट हिट करे तो फार्मर्स को फिर लोन ना मिलता हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो अब ये अजम्पशन नहीं होगा, ये क्या होगा? इन्फेरेंस, लग रहा है ना देख के। हाँ, ये बहुत ही महीन डिफरेंस होता है अजम्पशन में और इसमें। और अजम्पशन इसमें क्या हो सकता है कि फार्मर्स को लोन चाहिए, हाँ ये अजम्पशन है। अब पढ़ो, द फार्मर वांट देयर एरिया टू बी डिक्लेयर्ड ड्रॉट हिट, वी डोंट नो व्हाट फार्मर वांट, ये तो कहा ही नहीं, ये तो गलत ही। फार्मर इन स्टेट नीड लोन, यस दैट इज द अजम्पशन, ये तो हम कह ही रहे थे। थर्ड, फार्मर इन डॉट एरिया आर नॉट गिवन लोन्स, हाँ इसीलिए तो सरकार ने उसको क्या नहीं करा, डिक्लेयर नहीं करा, तो ये इन्फेरेंस है इंस्टेड ऑफ अजम्पशन, ये ध्यान रखना, बिकॉज इट कैन बी प्रोबेबली ट्रू और फॉल्स, वी डोंट नो। तो ये इन्फेरेंस है। द फार्मर इन द एरिया आर नॉट हिट बाय ड्रॉट डू नॉट नीड लोन्स, फार्मर ऐसे एरिया में जहां जो ड्रॉट से हिट नहीं है उन्हें लोन नहीं चाहिए, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज उनकी तो बात ही नहीं हो रही। तो ये भी गया, ये भी गया, तो सही आंसर क्या है? 2। और इन्फेरेंस में सही आंसर क्या है? थर्ड वन, ये भी ध्यान। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये टफ क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं,
बिकॉज ये अभी तक आया नहीं है, पर ये आ सकता है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल करंट पे आधारित है और ये पैराग्राफ से उठाया गया है, जो पेपर में आते हैं ना आपके साइड में पैसेज, ठीक है, आर्टिकल्स, वहां से सीधा उठाया गया। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन टफ है, मैं चाहता हूं आप इसे मेरे साथ ही करें, ठीक। तो देखिए, What Donald Trump wanted to do was to make grand announcement of his presidential bid. डोनाल्ड ट्रम्प चाहते थे कि उनकी प्रेसिडेंशियल बिड का ग्रांड अनाउंसमेंट हो, राइडिंग एन अनएक्सपेक्टेड रिपब्लिकन रेड वेव that would have shattered the democratic stronghold in the midterm elections. But what he pulled off was an announcement at his Mar-a-Lago resort in Florida with much less fanfare amid question from within the party about his leadership after the GOP. GOP देखिए क्या है, थोड़ा बहुत देखिए पता होना चाहिए, ये है ग्रांड ओल्ड पार्टी। तो ग्रांड ओल्ड पार्टी एक्चुअली हम किसको कहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी को कहते हैं। रेड भी उन्हीं का सिंबल है, रिपब्लिकन का आप सिंबल देखेंगे ना, कलर देखेंगे तो रेड होगा, ठीक है, उनका एक्चुअली सिंबल तो हाथी है, एलिफेंट, और डेमोक्रेट्स का डोंकी है और उनका कलर ब्लू है, ठीक, ये हो गया। लेस देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उतना आसान होता है पता करना, इसीलिए तो कहा जाता है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। The Republican managed to wrest control of the House of Representative, तो वहां दो हाउस है, एक तो HOR हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा सीनेट, फ्रॉम डेमोक्रेट्स, बट फेल टू फ्लिप द सीनेट। तो सीनेट नहीं आया, मतलब देखिए वो ये कह रहा है कि रेड वेव बहुत ज्यादा थी, पर डोनाल्ड ट्रंप की गलती के कारण, वो भी अनाउंसमेंट की गलती के कारण क्या हुआ कि सीनेट नहीं मिला, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनकी मेजोरिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं। सेवरल रिपब्लिकन लॉ मेकर पब्लिकली ब्लेम्ड फॉर पार्टीज डिसअपॉइंटिंग performance, while some others said Florida Governor Ron DeSantis, who was re-elected with a landslide, is one-time swing state. स्विंग स्टेट क्या होता है, अमेरिका में ऐसे स्टेट होते हैं जो कुछ रिपब्लिकन के पास होते हैं श्योर, और कुछ डेमोक्रेट्स के पास होते हैं। स्विंग स्टेट वो होते हैं जो हर बार स्विंग करते हैं, कभी डेमोक्रेट्स कभी रिपब्लिक, सारा चुनाव यही लोग डिटरमाइन करते हैं। इज द पार्टी इज बेस्ट बेट फॉर 2024 एट मारा-लागो। A twice impeached but not convicted former president set campaign tone with familiar slogans "Make America Great Again." ठीक, which of the following statement is true as per passage? He painted a bleak picture of U.S. President Joe Biden and projected himself a savior. देखते हैं। Trump has used his social media presence to downplay and politicize the deadly pandemic. देखिए deadly pandemic की बात नहीं है, पहली बात तो ये, दूसरी इसकी भी बात नहीं है। 2024 में आप सोचो, डेडली पेंडेमिक, डाउन प्ले, पॉलिटिसाइज और सोशल मीडिया, मतलब ये बहुत सारा इसमें गलत, इसलिए इसको काट रहा हूं, सही। आगे देखो, ट्रंप यूज्ड हिज सोशल मीडिया टू इंसाइट अ मॉब दैट लेफ्ट 5 डेड, इसकी भी बात नहीं हुई है। अब आइडियली देखे तो तीनों ही गलत है, क्योंकि जो बाइडेन की भी बात नहीं है, पर क्या नन ऑफ दीज ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसीलिए टफ है। अब आपको एक ऑप्शन चुनना है। अब देखो, ही पेंटेड अ ब्लीक पिक्चर ऑफ यूएस, सेट अ कैंपेन टोन विद फेमिलियर स्लोगन्स, यानी पुराने स्लोगन, 2 बार इंपीच हो चुके हैं, इसका मतलब इससे पहले 2024 से पहले प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन है, ये बेसिक जानकारी है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो जो बाइडन प्रेसिडेंट थे पहले, तो उन्होंने ये स्लोगन्स दिया और कैंपेन की टोन फेमिलियर है। फेमिलियर इसका मतलब ही पेंटेड अ ब्लिक, सबसे मिनिमम अगर मुझे चुनना ही है ना तो 1 वाला मैं चुनूं, बिकॉज वाई, बिकॉज अब देखिए मजबूरी है मेरी, मैं चुनना क्या चाहता हूं, नन ऑफ दिस, पर वो ऑप्शन में ही नहीं। तो ही पेंटेड अ ब्लीक पिक्चर ऑफ यूएस अंडर जो बाइडन एंड प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ अ सेवियर। तो सेवियर ही तो वो प्रोजेक्ट कर रहा है, तभी तो बोल रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड ग्लोरियस वंस अगेन। तो ये ध्यान रखना, ये अगर ऑप्शन नन ऑफ दिस होता तो मैं उसे टिक मारता, पर वो है ही नहीं। तो सही आंसर क्या है, 1। इसीलिए ये टफ है, हमेशा टफ क्वेश्चन वो होंगे जहां पे चॉइस बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी। अब यहां पर मुझे बाकी भी लग रहे थे, पर मैंने आंसर क्या टिक करा, ओनली 1। क्यों, बिकॉज ये सबसे प्रोबेबल आंसर। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ऐसा टिक करना पड़ता है, ठीक है। तो डोंट बी रिजिड इन क्रिटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स का। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।